नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। तिहाड़ जेल को तोड़कर भागने वाले, दुनिया के कई देशों की जेल को तोड़कर भागने वाले बिकिनी किलर के नाम से प्रसिद्ध शोभराज चार्ल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आखिर क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी नेपाल की जो कोर्ट है उसने ऑर्डर कर दिया है इसको छोड़ने के लिए। पिछले कई वर्षों से 2004 से यह नेपाल में था, नेपाल की जेल में पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे उसे 20 साल के यानी कि एक तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। शुरू से हम बताते हैं, विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्यों इसे जेल जाना पड़ता है, क्या इसके कारनामे किए गए हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे मशहूर बनाती हैं। देखिए, नेपाल जाने से पहले वे इंडिया की तिहाड़ जेल में भी कई वर्षों तक रह चुका है और साथ ही साथ इसके कनेक्शंस मसूद अजहर के साथ भी बताए जाते हैं, क्योंकि उसी समय पे मसूद अजहर भी भारत के तिहाड़ जेल में था। नेपाल में जेल में रहते हुए इसने इंटरव्यू भी दिया जिसपे बहुत ज्यादा नेपाल की किरकिरी भी हुई थी, और साथ ही साथ जिस वकील ने इसका केस लड़ा उसी की बेटी के साथ इसने शादी भी कर ली थी। ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसके ऊपर कई सीरीज बन चुकी हैं, चार बायोग्राफी, 3 डॉक्यूमेंट्री और एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है मैं और चार्ल्स। 7 से ज़्यादा इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, और यहाँ तक कि इसने फिल्म बनाने के लिए जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनसे बाकायदा पैसे भी लिए हैं कि अगर मेरे ऊपर फिल्म बना रहे हो तो मुझे राइट्स के पैसे दे दो। इस तरीके का इसने काम किया। देखिए, नेपाल की अदालत में क्या होता है कि इसको रिहा करने का जो ऑर्डर दिया गया है ना, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी सजा पूरी हो गई है एक तरीके से। पिछले 2004 से ये नेपाल में सजा काट रहा था। वजह क्या थी कि उससे मतलब नेपाल में सजा काटने के 28 साल पहले, जब इसको नेपाल में सजा हुई उसके 28 साल पहले इसने नेपाल में 2 लोगों का मर्डर किया हुआ था। वो भी 2 लोग कौन थे? वो भी विदेशी थे जो कि वहां पे आए हुए थे। आखिर ये इसने क्यों मर्डर किया वो सब हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम शुरू से बात करते हैं इसके बारे में कि आखिरकार इसे क्यों सजा हुई और क्या कुछ हुआ। अगर हम बात करें तो नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान और ग्रीस जैसे देशों की कई पुलिस ने इसे लगातार ढूंढने की कोशिश की और लगातार कई जगह पर यह पकड़ा भी गया। देखिए, रहने वाला जो मूल निवासी है ना, इसका मूल निवास एग्जैक्टली हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये फ्रांस में रहता था। इसकी माँ कहाँ की थी? वियतनाम की थी। और भारत से इसका क्या कनेक्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, वियतनाम के मूल की रहने वाली इसकी माँ जो थी इसकी माँ जो थी वो वियतनाम की रहने वाली थी। 1944 में हो ची मिन्ह शहर में वियतनाम के इसका जन्म होता है। ओके, इसके जो पिता थे ना वो एक इंडियन थे, और इसीलिए इसका पूरा का पूरा जो नाम था, क्योंकि इसके पिता एक सिंधी थे इसलिए इसका नाम हाथचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोभराज रखा गया। इतना बड़ा नाम था इसका। एशिया और फ्रांस ये दोनों जगहों पे शुरू की अपनी जिंदगी गुजारा, लेकिन कुछ समय के बाद इसके पिता ने इसको रखने से इनकार कर दिया, इसकी माँ को भी छोड़ दिया। इसके बाद ये अपने माँ के साथ रहने लगा फ्रांस में जाकर के। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो युवा अवस्था से ही ये काफी ज्यादा चर्चित रहा। क्यों? क्योंकि क्राइम की दुनिया में ये एंट्री मार चुका था। सबसे पहले 1963 में ये चोरी के जुर्म में पहली बार जेल की हवा खानी पड़ी। कहाँ पे? फ्रांस में ही। फ्रांस का एक जेल है पोइसी, जो कि पेरिस के शहर से काफी दूर है। वहां पर ये गया। वहां पे चूंकि बहुत ही भयानक भयानक पहले से ही कैदी थे। देखिए, आपको पता ही होगा कि जेल में किस तरीके के कैदी होते हैं, तो उन लोगों से बचने के लिए, उन खूंखार कैदियों से बचने के लिए ये कराटे की हेल्प लेता था, यानी कि इसे कराटे भी आता था। ये देखिए, देखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, और साथ ही साथ कराटे जैसी स्किल्स थी बात करने की, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही गजब की थी, इसलिए ये वहां पर जेल में भी रहते हुए लोगों को मैनिपुलेट कर लेता था। जेल में रहते हुए वहां के जो वॉलंटियर्स थे, वहां के कर्मचारी थे, उन सभी लोगों से इसने काफी अच्छी दोस्ती बना ली। और साथ ही साथ उसी दौरान चार्ल्स की एक पारसी लड़की जिसका नाम था सेंटॉल, वो सेंटॉल से मिलता है, उसको डेट करने लगता है। डेट करने के बाद वो दोनों लगभग शादी करने ही वाले थे, शादी करने वाले थे, लेकिन जिस दिन इसकी शादी रहती है उसी दिन इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि जिस कार से ये शादी करने के लिए जा रहा था वो चोरी की हुई कार थी, यानी कि चोरी की हुई कार में बैठ करके ये शादी करने जाता है और पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि सेंटॉल ने इसे छोड़ा नहीं। सेंटॉल ने जब तक ये जेल में रहा तब तक उससे मिलती जुलती रही, और 8 महीने के बाद जब ये जेल से छूट करके वापस आया तब उन दोनों ने शादी कर ली। 1970 में इसकी दोबारा से फिर से गिरफ्तारी हो जाती है।
ये चेंटोल को लेकर के एशियाई देशों में रहने के लिए आ जाता है। बहुत सी कंट्रीज में ये घूमता फिरता है। उसी के साथ साथ जब ये क्योंकि इसकी शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी हो चुका था, इसकी जो बीवी थी वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। इसी के साथ जो बड़ी सोसाइटी होती है, बिग सोसाइटीज में इसका उठना बैठना होने लगता है और वो वहां पर जा करके बड़े लोगों के साथ मिल करके ड्रग्स का काम करने लगता है, ड्रग्स डीलिंग का काम करने लगता है। 1973 में ये आता है दिल्ली में। दिल्ली के अशोका होटल में रुका हुआ होता है। ठीक है, चोरी करने में मशहूर था, चोरी करना भी इसकी एक आर्ट हुआ करती थी, मतलब चोरी भी करता था। अशोका होटल के मालिक जो थे, अशोका होटल के मालिक को उसकी कनपटी पे बंदूक लगा के बहुत सारा पैसा और गहने लेकर के ये फरार हो जाता है वहां से। अब सोचता है कि मैं दिल्ली से मुंबई भाग के जाऊंगा। जब एयरपोर्ट पर जाता है तो वहां पे चेकिंग के दौरान पुलिस को शक होता है कि जरूर इसने कुछ न कुछ गड़बड़ी की हुई है। कस्टम में चेकिंग के दौरान इसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ लिए जाने के बाद इसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन जेल में जाने के बाद ये वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर बहाना बना देता है कि मुझे कुछ दिक्कत है, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूं, मेरी किडनी का फेलियर हो रहा है। हॉस्पिटल इसे लेकर जाया जाता है और वहां से वो फरार हो जाता है। वहां से भागने के बाद कहा जाता है अफगानिस्तान। बहुत सी कंट्रीज में ये घूम चुका है। ओके, तो अफगानिस्तान में जाता है। वहां पर इसने एक नया धंधा चालू किया। क्या? टूरिस्टों को लूटने का। जो भी टूरिस्ट वगैरह आया करते थे वो उनको लूटने का काम किया करता था। ऐसा ही उसने क्या किया कि काबुल में एक पत्नी और बच्चे को छोड़ करके, अपनी ही पत्नी और बच्चे को छोड़ करके वो भाग गया। उसके बाद जो इसकी बीवी थी सेंटोल, वो वापस फ्रांस चली जाती है। उसके बाद दोबारा कभी लौट के नहीं आती है। ईरान जाने के बाद ईरान से भी वो भाग करके कहाँ जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड में जाने के बाद उसने अपनी बहुत सी स्किल्स को डेवलप की। ओके, और देखने में भी बहुत ही गुड लुकिंग था। अगर हम बताएं तो इंग्लिश, फ्रेंच, वियतनामी, हिंदी और थाई जैसी लैंग्वेजेस में इसकी बहुत पकड़ थी। बहुत ही फ्लुएंटली उनसे, मतलब लोगों से इन सब भाषाओं में कम्युनिकेट कर सकता था। इस वजह से ये जहां भी रहता, चाहे वो जेल में रहे या फिर बाहर रहे, लोगों को बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस कर लिया करता था। थाईलैंड में इसे बिकिनी किलर का टैग इसलिए दिया गया क्योंकि इसने एक बस जो सबसे पहला मर्डर किया थाईलैंड में ही किया। 1970 में देखिए, विदेशी पर्यटक जो भी आया करते थे थाईलैंड में, उनको ये नशीली दवाइयां दिया करता था। और फिर वहां इसी काम को करते करते उसने एक एंड्री नाम की थाईलैंड की रहने वाली लड़की से दोस्ती कर ली। उसके साथ में मिल करके इसने क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। 1975 में एक लड़की मिलती है पटाया के बीच पे मृत अवस्था में। थाईलैंड की पुलिस जांच करना शुरू करती है। उस देखती है कि वो लड़की बिकिनी में थी और उसके बॉडी पे फूल का निशान बना हुआ था। और जब पोस्टमार्टम की जांच की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके कुछ समय के बाद 19 दिसंबर 1975 को और भी 2 लाशें मिलती हैं जिनमें सेम उसी तरीके के फूल के निशान बने हुए होते हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सेम रीजन निकल के आता है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उन दोनों महिलाओं की मृत्यु हुई है। अब देखिए, पुलिस को यह पता चलने लगता है कि कोई व्यक्ति है जो कि महिलाओं को मार करके और ड्रग्स के ओवरडोज दे करके उनको मार रहा है और फिर इस तरीके का फूल का निशान बना करके उन्हें छोड़ करके भाग जाता है, उनका जो भी सामान वगैरह होता है लेकर के। इसीलिए वहां की पुलिस ने, थाईलैंड की पुलिस ने इसे नाम दिया था बिकिनी किलर, द बिकिनी किलर। हालांकि उस समय पर यह पकड़ा नहीं गया था। जब इसे लगता है कि अब ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि 1972 से 1976 के बीच में 24 से ज्यादा मर्डर्स इसने ड्रग्स के ओवरडोज दे करके या फिर किसी अन्य साधन के थ्रू कर लिए थे। अब ये वहां से भाग निकलता है और उस वहां से पकड़ जाने के डर से भागने के बाद जो होता है ना, एंड्री को साथ में लेकर के वहां से भागता है और किसी दूसरे देश में जाने के लिए सोचने की कोशिश करता है कि अब मैं कहां जाऊं। वहां से निकलने के बाद, मतलब किसी छोटी कंट्री में जाने के बारे में सोचता है तो इसे नेपाल जाने का रास्ता सोचता है। ये नेपाल चला जाता है। नेपाल जाने के बाद वहां वो रुकता नहीं है, उसने एंड्री के साथ ही मिल करके, क्योंकि एंड्री भी उसके साथ थी, नेपाल आने के तीसरे दिन ही 2 महिला टूरिस्टों को मार देता है, जिसमें एक कनाडा की रहने वाली थी और एक अमेरिका की रहने वाली थी। जब वहां की पुलिस ने कार्यवाही तेज की और चार्ल्स के पुराने फ्रेंच साथियों ने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो सब इन्फॉर्मेशन देकर के जो भी उसके दोस्त थे भाग जाते हैं वहां से। लेकिन यहां पर भी ये पकड़ा नहीं जाता है। ये यहां से भी भाग निकलने में भाग करके निकलने में कामयाब हो जाता है और वहां से भी निकल लेता है। इसके बाद 1976 में ये दोबारा से थाईलैंड जाता है, यह जानने के लिए कि पुलिस उससे पूछताछ करेगी और पुलिस अगर पकड़ लेगी तो क्या होगा। लेकिन ये थाईलैंड वापस जाता है और वहां पे पुलिस उससे पूछताछ तो करती है, लेकिन इसे जेल में डाला नहीं जाता। बताया ये जाता है कि जो टूरिज्म का पूरा एक वो है ना कि
थाईलैंड की पूरी कंट्री टूरिज्म पे चलती है, तो अगर इस तरीके की कुछ भी बात बाहर निकल के मीडिया में आ जाती तो वहां का टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता। इसलिए थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले को दबा दिया और इसे छोड़ दिया जाता है। 1971 में चार्ल्स शोभराज को अगर हम देखें तो वहां से मतलब निकलने के बाद 1976 में थाईलैंड गया था, वहां से निकल के वापस आता है, फिर दूसरे कंट्रीज में वापस चला जाता है। भारत वापस आता है जुलाई 1976 में, इंडिया लौट करके आता है। इसने जो वहां पे दिल्ली में फ्रेंच स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को टूर गाइड के रूप में बन करके क्या किया, दस्त की गोली बोल करके ड्रग्स दे दिया। अब जब सब स्टूडेंट बेहोश हो गए तो उसके बाद बेहोशी के बाद वो भागने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें से एक दो स्टूडेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी और ये पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद इसके ऊपर पूरा मुकदमा चलाया जाता है और मर्डर के आरोप में 12 साल की कैद की सजा दे दी जाती है। अब देखिए 1976 में ही इसको सजा दे दी गई, 12 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और तिहाड़ के जेल में रखा जाता है इसे। लेकिन तिहाड़ जेल में जाने के बाद वो ऐसे ऐसे कारनामे करता है कि गजब के, मतलब वहां के पूरे स्टाफ से इसकी दोस्ती हो जाती है और वहां पे लोग इसको चार्ल्स साहब के नाम से बुलाया करते थे और पूरा ऐशो आराम की जिंदगी थी उसकी। वहीं पर इसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, वो वहीं पे पहले से ही रहा करता था कैदी के रूप में, हाल हाल से मुलाकात करने के बाद ये उससे दोस्ती कर लेता है और फिर किसी बहाने तरीके से उसको एक तरीका बताता है कि कैसे तुम मतलब खून की उल्टी करके बहाना मार करके यहां से भाग सकते हो। अब वो चार्ल्स हाल को बाहर निकालता है, हाल बहाने बना करके वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। हाल बाहर जाने के बाद चूंकि हाल ने भारत अभी छोड़ा नहीं था, हाल भारत में ही था, इसकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपनी बर्थडे पार्टी के रूप में। फिर हाल जो था ड्रग्स में मिली हुई बिस्किट और कुछ अंगूर वगैरह लेकर के आता है, ये पूरे स्टाफ को, तिहाड़ जेल के पूरे स्टाफ को खिला देता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर वहां से ये निकल के भागने में कामयाब हो जाता है, यानी तिहाड़ जेल को तोड़ करके एक तरीके से कहें तो तिहाड़ जेल से निकल करके ये चला जाता है। बताया ये जाता है कि जब ये भागा था 1976 में उसको जेल की सजा हुई थी, उसके 10 साल बाद 1986 में ये भागा था। कहा यह जाता है कि ये फिर से वापस जेल जाना चाहता था, क्योंकि अगर ये वापस जेल न जाता तो इसे कहां पे थाईलैंड के लिए प्रत्यर्पित कर दिया जाता, थाईलैंड भेज दिया जाता और वहां पे इसे मौत की सजा दे दी जाती थी। लेकिन चूंकि ये 10 साल पूरा होने यानी 12 साल की इसको सजा हुई थी, 10 साल में ही भाग जाता है, तो दोबारा से फिर से इसे पकड़ करके वापस जेल में डाल दिया जाता है और अगली बार फिर से इसको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। जब ये यहां से निकलता है ना, भारत से निकलने के बाद क्या होता है, भारत से इसने अपनी सजा काटी, पहले 12 साल की सजा हुई थी, 10 साल में भाग जाता है, वापस आता है, फिर पूरी सजा करने के बाद वापस निकलता है। यहां से वापस निकलने के बाद इसे फ्रांस भेज दिया जाता है, ये फ्रांस चला जाता है। लेकिन फ्रांस जाने के बाद क्या होता है, ये वापस से नेपाल जाता है। नेपाल किस लिए जाता है, नेपाल ये मतलब जाता है, इसे डर नहीं था एक तरीके से, मतलब थोड़ा सा इसे मालूम था कि हाँ हो सकता है कुछ केस मुकदमा चल जाए, लेकिन चूंकि मामला बहुत पुराना हो चुका था, लगभग 28 साल हो चुके थे, इसलिए वापस चला जाता है नेपाल। नेपाल में एक कसिनो में इसको पुलिस फिर से पकड़ लेती है। किस लिए, क्योंकि इसने जो 28 साल पहले 2 महिलाओं के मर्डर किए थे, उसी के जुर्म में इसे वापस पकड़ लिया जाता है। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हो थे, इसलिए इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और मुकदमे में इसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, यानी 20 साल की सजा दे दी जाती है। अब ये 20 साल की सजा जेल में काट रहा होता है नेपाल में। नेपाल में सजा काटते वक्त ही ये मीडिया को अपना एक इंटरव्यू देता है और इसी वजह से नेपाल में बहुत ज्यादा नेपाल के गवर्नमेंट की किरकिरी होती है कि आखिर एक कैदी जो कि तुम्हारे यहाँ पे जेल में कैद है, उसको मीडिया में अपनी इंटरव्यू कैसे दे दिया उसने, बहुत से पैसे वगैरह खिलाए गए होंगे, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन वहां पे रहते ही रहते जो इसकी वकील थी ना, इसने अपनी वकील की बेटी को फंसा लिया और वकील की बेटी जो थी जिसका नाम था निहिता विश्वास, इसने निहिता विश्वास से शादी भी कर ली थी वहां पे जेल में रहते ही हुए। बहुत लोग मतलब ये भी बताते हैं कि इसके कनेक्शन CIA से भी थे और तालिबान से भी थे। हालांकि नेपाल ने इसको छोड़ने का आदेश दे दिया है, नेपाल की कोर्ट ने, अब इसे पुलिस के द्वारा नेपाल की जेल से रिहा कर दिया जाएगा।